चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्यारे बच्चों, तो वो पॉइंट था भारतीय संवैधानिक विकास, और इसमें दूसरा जो पॉइंट था वो था मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तावना। और अब जो पॉइंट चल रहा है, अब जो बात चल रही है हमारी बात चल रही है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके जीवन जीने के और नैतिकता के और क्या क्या आपके बौद्धिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम अंतिम अधिकार के बारे में डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, उसमें मैंने बताया था कि एक होता है बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। जिसकी जनसंख्या या जिसको मानने वाले समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हो, उसे बहुसंख्यक कहेंगे, और उसके बाद के जो वर्ग हैं उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। और प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अगला पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या प्यारे बच्चों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब द्वारा, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या? संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। दोनों शब्दों में अंतर समझना कि ठाकुरदास भार्गव जी द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, और डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है प्यारे बच्चों। जहां तक है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग समझेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करें कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए आवश्यक हैं। इसमें सबसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये किस किस पे लागू होती है? तो प्यारे बच्चों, ये रिट लागू होती है लोक अधिकारी और नागरिक दोनों पे। ये रिट लोक अधिकारी और नागरिक, जो आम नागरिक है, दोनों पे लागू होती है। और यह किसके लिए लागू होती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है प्यारे बच्चों, वो लोक अधिकारी और सामान्य नागरिक दोनों के लिए जारी होती है, यानी व्यक्ति के लिए जारी होती है। और प्यारे बच्चों, ये किसके लिए है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जरूरी है। आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिखते हैं इस बात को, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यह कहता है कि बंदी बनाए हुए व्यक्ति को बंदीकर्ता द्वारा, बंदी बनाए हुए व्यक्ति को बंदीकर्ता द्वारा 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दोबारा समझेंगे कि जो बंदी करता है, जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को बंदी बनाया है, चाहे वो हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो एक आम नागरिक है, जिसने भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है, उसने जब वो बंदी बनाया है उसके 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर सर्वोच्च न्यायालय या फिर अपने नजदीकी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस बात को मतलब कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। कौन कहता है प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट कहता है। लिखेंगे इस बात को, बंदीकर्ता द्वारा, दोनों लगा दिए, बंदीकर्ता द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति ने या किसी लोक अधिकारी ने, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी ने या पुलिस ने किसी व्यक्ति को यदि बंदी बनाया है या फिर अरेस्ट किया है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जो अगला डिस्कशन करते हैं, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक मिनट, यह जो रिट है प्यारे बच्चों, यह है स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जारी की जाती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, मुझे इस बात की उम्मीद है। ठीक है सर। अगली रिट है प्यारे बच्चों परमादेश। अगली रिट है परमादेश। परमादेश जो जारी की जाती है वो लोक अधिकारी के लिए जारी की जाती है।
वो केवल लोक अधिकारी के लिए जारी की जाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, लोक अधिकारी के लिए जारी की जाती है, इसका मेन कारण क्या है? सुनिएगा ध्यान से, इसका मेन कारण क्या है? देखिएगा, यदि कोई भी लोक अधिकारी है, हाँ दोबारा समझेंगे, देखना तुरंत देखना। यदि कोई भी लोक अधिकारी है और वह लोक अधिकारी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, यदि कोई भी लोक प्रशासनिक अधिकारी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ परमादेश की एक रिट जारी की जा सकती है। मान के चलिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय जी हैं, यानी कि डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय, और वह कानून के दायरे में रहकर के काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि लोक अधिकारी कानून के अनुसार कार्य न करे, तो न्यायालय द्वारा परमादेश नाम की रिट जारी की जाती है। समझ रहे हो? यानी कि हमारे डीएम साहब यदि कानून के दायरे में रह करके या कानून के अनुसार, विधि के अनुसार अपना कार्य नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके खिलाफ परमादेश नाम से एक रिट जारी की जाती है। बोलिए समझ में आ गया? अच्छा सर, एक बात आपसे पूछी जाएगी कि परमादेश नाम की जो रिट है वो किन लोगों पे लागू नहीं होती है, इसके अपवाद कौन हैं? तो इसके दो अपवाद हैं, एक तो राष्ट्रपति महोदय और एक राज्यों के राज्यपाल। ये दोनों क्या हैं प्यारे बच्चों? अपवाद हैं। इस बात के क्या हैं? ये दोनों अपवाद हैं। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है एकदम? आइए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार बंदी को बंदीकर्ता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा? तो वो समय है 24 घंटे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन किन लोगों पर लागू होती है? तो हमारे पहले लोक अधिकारी के लिए भी लागू होती है, और दूसरी हमारी जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक, उन पर भी ये बात लागू होती है। अच्छा, आधे बच्चे मेरे से ये पूछेंगे कि सर जी, किसी भी व्यक्ति ने यदि हमें गलती से बंदी बनाया है या ना कानून के खिलाफ यदि हमें बंदी बनाया है, तो क्या उन्हें सजा मिलेगी? तो प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय केवल इतना कहता है कि बंदी का यदि कोई कसूर नहीं है, यदि वह गलत नहीं है, तो उसे छोड़ देना अनिवार्य है। ठीक है? तो अगर आपको उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करनी है, तो आपको उस पर मुकदमा चलाना पड़ेगा। पहले आप वहां से आएंगे, फिर अपने उच्च न्यायालय में या आपका जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है उसमें आप पहले अपना केस डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत उस पर कोई भी कार्यवाही कर दी जाए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं परमादेश। तो हम समझेंगे कि परमादेश
किन अधिकारियों के लिए या किन लोगों के लिए जारी होती है, तो यह केवल लोक अधिकारियों के लिए जारी होती है, यह आम नागरिक के लिए जारी नहीं होती है। और लोक अधिकारी के लिए केवल कानून के अनुसार कार्य न करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। सर इसके अपवाद कौन कौन हैं? तो सर इसके अपवाद हैं राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल पर परमादेश जैसी रिट जारी नहीं की जाती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं प्रतिषेध। अगली रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध। अच्छा सर, प्रतिषेध क्या है? तो प्रतिषेध न्यायिक और गैर न्यायिक, सॉरी अर्ध न्यायिक, समझना, अर्ध न्यायिक। न्यायिक संस्थाओं और अर्ध न्यायिक संस्थाओं दोनों पर लागू होती है। कैसे सर? न्यायिक संस्थाओं और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी की जाती है। किस लिए जारी की जाती है? इनके द्वारा क्षेत्राधिकार, इनके द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने पर, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। दोबारा से मैं समझाता हूं कि न्यायिक संस्थाओं और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी की जाती है कौन सी? प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट में न्यायिक संस्थाओं तथा अर्ध न्यायिक संस्थाओं द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पर यह रिट जारी की जाती है। अब समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी है, इस बात को समझने की कोशिश करें। मान के चलिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। अब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति पे केस फाइल किया, एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति पे केस फाइल किया और उस पे केस फाइल किया, और केस फाइल करने के बाद पता चला कि बी व्यक्ति के चाचा जी, चाचा विधायक हैं, तो समझिएगा बी व्यक्ति के चाचा जी चेन्नई, या थोड़ा और समझिएगा कि कोई और ले लेंगे हम, बिहार, चेन्नई को छोड़ो, बिहार ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे लालू प्रसाद यादव जी थोड़े से खतरनाक आदमी हैं, तो उनके हिसाब से एग्जाम्पल अच्छा समझ में आ जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा यहां पे समझाऊंगा। अब बी के चाचा बिहार उच्च न्यायालय के, ठीक है, न्यायाधीश हैं, ठीक है सर। अब इसमें न्यायाधीश हैं और ये केस है दिल्ली का, ध्यान से समझना, केस है दिल्ली का। जो ए व्यक्ति है वो भी दिल्ली का है और जो बी व्यक्ति है, मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जो बी व्यक्ति है वह भी दिल्ली का है, और जो केस हुआ है, यानी कि केस का जो स्थान है, केस का जो स्थान है प्यारे बच्चों, वो भी दिल्ली है। अब जो है केस दिल्ली में हुआ। अब बी अपने चाचा जी को फोन करता है और यह कहता है कि तुम किस बात के न्यायाधीश हैं? आपको अपने बच्चे का केस सॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये उस उच्च न्यायालय में फोन करते हैं, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में ये फोन करते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारे बच्चे का जो केस है उसे वापस लेने के लिए कहिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के पास बुलाए जाएंगे। क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास बुलाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों से कहेगा कि जो आप जिस न्यायिक संस्था में हैं
उस न्यायिक संस्था के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, इसीलिए आपके प्रति हम प्रतिषेध की रिट जारी करते हैं। बोलिए समझ में आई बात? बोलो समझ में आया? स्पीड तो नहीं थी ना? उम्मीद करूंगा समझ में आया। प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो प्रतिषेध उन लोगों पर जारी किया जाता है, या तो न्यायिक संस्था हो या अर्ध न्यायिक संस्था हो, और उनका वो लोग यदि क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं। जैसे चाचा जी क्या है, चाचा जी ने बिहार से रह के दिल्ली हाईकोर्ट में फोन कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया? अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया। अपने क्षेत्राधिकार का क्या किया? उल्लंघन किया। यदि केस बिहार का होता तो उन्हें सॉल्व करने का अधिकार था, लेकिन केस दिल्ली का है तो बिहार उच्च न्यायालय को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलिए समझ में आई बात? आइए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्रेक्षण। उसके बाद में अधिकार परीक्षा में बाद में पढ़ाऊंगा, परमादेश भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको उत्प्रेषण पढ़ाता हूं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या है प्यारे बच्चों? एक मिनट, उत्प्रेषण क्या है इस बात को हम समझते हैं। देखिए एक चीज और मैं समझाता हूं आपको, आप लोग ना थोड़ा सा नोट करना साइड में रख के कि देखो कोई न्यायिक संस्था है, ठीक है? कोई न्यायिक संस्था है और वह कार्य कर रही है न्याय का, ठीक है? इस बात को लिख लेना थोड़ा सा, अगर मैं दूसरे पेन का यूज करके लिख देता हूं यहां पे लिखना संस्था, यहां पे लिखना कार्य, और यहां पे लिखना व्यक्ति। अच्छी से समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि अगला जो पॉइंट आएगा ना उत्प्रेषण, उसके लिए आवश्यक है। कोई न्यायिक संस्था है और वो कार्य कर रही है न्याय देने का, और वह कार्य कर रही है प्यारे बच्चों न्याय देने का, ठीक है? और जो व्यक्ति है उसे भी न्याय की आवश्यकता है, ठीक है? यानी कि जो संस्था है उसका कार्य है, और जो व्यक्ति न्याय दे रहा है वो भी उसका एक अंग है। ऐसे समझ लीजिए, जो न्याय दे रहा है वो भी उसका एक अंग है, ठीक है? और प्यारे बच्चों एक है अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था, ठीक है? और वह कार्य कर रही है न्यायिक, न्याय का कार्य है, लेकिन जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है, वो व्यक्ति गैर न्यायिक है। वो व्यक्ति गैर न्यायिक है। तो इसका मतलब केवल इतना है कि जो व्यक्ति न्यायिक है उसके पक्ष में बात सुनी जाएगी, जो व्यक्ति गैर न्यायिक है उसके पक्ष में बात सुनी जाएगी। यदि बात क्षेत्राधिकार के उल्लंघन की आती है तो दोनों पे समान कार्यवाही की जाएगी। मेरी बात समझ में आई? यदि बात क्षेत्राधिकार के उल्लंघन की आती है तो दोनों पे समान कार्यवाही की जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण सेम है, यह भी दो लोगों के लिए जारी होती है, यानी कि दोनों के लिए जारी होती है न्यायिक संस्था और गैर न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था। दोनों को एक साथ इसी वजह से पढ़ा रहा हूं। और अर्ध न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाएं, ये भी दोनों के लिए जारी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों? और ध्यान से सुनिएगा, यह भी क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के लिए जारी होती है। यानी कि न्यायिक संस्थाओं और गैर न्यायिक दोनों संस्थाओं के लिए यह भी जारी होती है, और उनके द्वारा किए गए क्षेत्राधिकार को, क्षेत्र के अधिकार के उल्लंघन के लिए
इस रिट को जारी किया जाता है। यह बात समझ में आई। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में अंतर यह है कि जो हमारी जो प्रतिषेध की जो रिट है, प्रतिषेध की जो रिट है वो निर्णय होने से पहले जारी होती है। जब केस चल रहा होता है वो उस समय जारी होती है, और जो उत्प्रेषण की जो रिट है वो निर्णय लेने के बाद जारी होती है। कैसे बोला? वह निर्णय लेने के बाद जारी होती है। बात समझ रहे हो? यानी कि वही बात समझते हैं कि चाचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में है जी, और चाचा जी ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया, और चाचा जी ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया, और चाचा जी के अनुसार यदि केस सॉल्व हो गया है, निर्णय ले लिया गया है कि ए दोषी है, निर्णय ले लिया गया है कि ए दोषी है, तो उस समय पे अब प्रतिषेध जारी नहीं होगा सर। अब क्या जारी होगी? अब क्या जारी होगी प्यारे बच्चों? अब हमारी ये वाली रिट यानी उत्प्रेषण जारी की जाएगी। बोलो समझ में आई? यानी कि निर्णय लेने के बाद, अब चाहे चाचा विधायक हो चाहे पापा जी विधायक हो, न्यायालय और विधि कानून सभी के लिए बराबर है प्यारे बच्चों। समझ में आया? तो इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, इसका एक और पॉइंट है प्यारे बच्चों, यानी कि मैंने आपको बताया निर्णय लेने के बाद जारी की जाती है और जारी कार्यवाही में, और उत्प्रेषण द्वारा लिए गए निर्णय को, इंपॉर्टेंट बात है, निर्णय यानी लिखना लिया गया निर्णय, लिया गया निर्णय रद्द करने की शक्ति, रद्द करने की शक्ति होती है। जो निर्णय लिया गया है, चाचा जी ने जज बनकर के जो सिफारिश लगा दी है और इसके थ्रू जो ए को दोषी ठहरा दिया गया है, वो निर्णय इसके थ्रू रद्द किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? क्लियर है तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो भाई राजा बाबू हो। चलो हम लोग समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो हमेशा कि न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, कि न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस जलती हुई आग को बुझने न दें, संघर्ष करते रहिएगा। देखो, उम्मीद मत तोड़िएगा, मेहनत पे जमकर मेहनत करिएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि मेहनत करने वालों की हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिएगा। कहते हैं ना कि ये किस्मत जो जकड़ कर बैठी है, इसको जरूर हराएंगे। तो इस बात पे अपना अटल विश्वास रखिएगा। बाकी परीक्षा मैनिया और विकास भारद्वाज हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिससे आपका सपोर्ट और प्यार मिले। मैं उम्मीद करूंगा इस बात की। अब हम एक बात करते हैं, मैंने पीछे एक ग्रिड छोड़ी थी, परमादेश। यह परमादेश क्या है सर? यह परमादेश केवल लोक अधिकारी पर, क्या मैंने करा दिया परमादेश? हाँ, परमादेश मैंने करा दिया। चलिए अगला करते हैं। परमादेश मैंने करा दिया प्यारे बच्चों, छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं अधिकार परीक्षा। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और हम लोग देखते हैं अधिकार परीक्षा। देखिए, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। ये थोड़ा शोर आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये अभी इसी समय रैली निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं बच्चों। एक लास्ट रह गया, इसको मैं खत्म कर देता हूं, अब ध्यान देना। अधिकार परीक्षा से मतलब क्या है? अधिकार परीक्षा कोई भी लोक अधिकारी है, कोई भी लोक अधिकारी है, उसकी वास्तविकता
वास्तविकता की जानकारी करने के लिए जारी की जाती है। सॉरी बच्चों, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद क्लास खत्म कर रहे हैं क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है। अच्छा भाई, तो लोक अधिकारी की विश्वसनीयता को जानने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए जारी की जाती है। मान के चलिए आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके जो जिला अधिकारी जी हैं, मैं इसको थोड़ा कल और एक्सप्लेन कर दूंगा प्यारे बच्चों, आपके जिलाधिकारी महोदय हैं और उनकी वास्तविकता की जानकारी करें कि वो वास्तव में सिलेक्शन से आए हैं लोगों के या फिर वो रिश्वत से आए हैं। इस बात की जानकारी के लिए प्यारे बच्चों ये क्या होता है, अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। तो प्यारे बच्चों शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आज के लिए, और ये आपको कल कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, इसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे क्योंकि शोर हो रहा है और ये शोर ठीक नहीं है। तो धन्यवाद, क्लास पढ़ते रहिएगा, जोश और उमंग के साथ आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।